हेलो गुड मॉर्निंग पार्ट 8। हम बात कर रहे हैं यस्टरडेज एग्जामिनेशन सॉल्यूशंस फॉर सीयूटी पीजी 2022। ओ सॉरी यार, लिस्ट चेंज हो गई हमारी। भाई देखिए, बात ये आई कि हम लाइफ साइंस वालों को ही क्यों सपोर्ट करें, बाकी स्टूडेंट्स को भी क्यों ना सपोर्ट करें। अब उन बेचारों ने कौन से पाप कर रखे हैं भाई। तो अब से आगे हम लोग अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, प्लांट बायोटेक और जूलॉजी, इन सभी के स्टूडेंट्स की क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। अब जिनके एग्जाम हो चुके हैं वो अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, और जिनके एग्जाम अभी नहीं हुए हैं तो भाई ये जो पर्टिकुलर सेशन चल रहा है ना, ये बहुत काम आने वाला है तुम्हारे। अगर तुम ये सोचते हो कि ये जो लाइफ साइंस वाला पेपर होता है जिसे हम बोलते हैं PGQP 22, ये अलग है, बॉटनी का अलग है, जूलॉजी अलग है, बायोकेमिस्ट्री अलग है, तो थोड़ी सी तुम्हारी इंफॉर्मेशन अलग है। देखिए होता क्या है कि जो मदर सब्जेक्ट है उसका नाम है लाइफ साइंसेज, और इसी मदर सब्जेक्ट के अंदर सारे के सारे प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोइन्फो, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी, ये सब आते हैं। हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा कि लाइफ साइंस के अंदर जो सिलेबस है एग्जैक्टली वो सिलेबस वहाँ अवेलेबल है, लेकिन बाकी पेपर्स का मोस्ट ऑफ द सिलेबस लाइफ साइंस के अंदर कवर्ड होता है। तो यहाँ तुम जो भी सीखोगे ये सब का सब तुम्हारे एग्जाम में काम आने वाला है। तो अगर इनमें से कोई एग्जाम आप दे रहे हैं और आपके ऑलरेडी एग्जाम हो चुके हैं तो आप भी कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट मैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अगेन, मेमोरी तुम्हारी, क्वेश्चन तुम्हारे और जवाब मेरे। अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लो घंटी के साथ, और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस ओपन सीजन में पार्टिसिपेट कर सकें। ये ओपन सीजन है भाई सबके लिए, जो जो अपने क्वेश्चन पूछना चाहे इन सब्जेक्ट में से ऑल आर वेलकम। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनेला जी, थैंक यू वेरी मच एक क्वेश्चन पूछने के लिए। क्वेश्चन है विच इज नॉट नेसेसरी फैक्टर फॉर क्लोनिंग वेक्टर। इसके लिए मैं आगे बात करूंगा। ऐसा ही क्वेश्चन एक और स्टूडेंट ने भी पूछा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने एक क्वेश्चन और भी पूछा हुआ है। टेम्पलेट DNA वाज गिवन 5' CCG 3', हाउ विल बी द न्यूली स्टैंड फॉर्म। तो ये जब भी हम लोग कभी DNA टेम्पलेट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं तो आप हमेशा अपनी सीक्वेंस को बाहर निकाल लो, ATCCCG 3'। और अगर मुझे ये DNA के रूप में ही टेम्पलेट चाहिए, याद रखिएगा ये जरूर देखना है क्वेश्चन के अंदर कि उन्होंने DNA टेम्पलेट पूछ रखा है या उन्होंने पूछा हुआ कि RNA क्या मिलेगा मुझे। अगर वो DNA टेम्पलेट की बात करते हैं तो कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर दीजिए। ए के सामने T के सामने A, C के सामने G एंड C, और अगेन जो पोलरिटी है स्ट्रैंड की वो अपोजिट कर दीजिए क्योंकि स्ट्रैंड्स एंटी पैरेलल होते हैं हमेशा। 3', 5'। अब अगर ये RNA का स्ट्रैंड होता तो जहां आपने थायमिन लिखा है इसकी जगह पर आप यूरेसिल ऐड करते हैं। अगर ऑप्शन में पोलरिटी दे रखी है तो ठीक है, पोलरिटी नहीं दी हुई है तो फिर ये आपका आंसर है जो आपको मैच करना होता है उसके अंदर। एक क्वेश्चन और भी सुनने लगा कि क्या सिलेबस फॉर QP 22 और 75 सेम है। नहीं, ये दोनों एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन जूलॉजी के काफ़ी सारे पार्ट जो हैं वो कवर होते हैं आपके QP 22 के अंदर। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा श्रद्धा मोहपात्रा को। उन्होंने बहुत मेहनत करके काफ़ी सारे क्वेश्चंस याद किए और यहाँ प्रेजेंट करने की कोशिश की है। हालांकि इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी इनकम्प्लीट है तो सब क्वेश्चन को रिफाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इसमें से जो मैं समझ पा रहा हूँ मैं वो जरूर शेयर करूँगा आपके साथ। इसमें से कुछ क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन पूछ रखा है प्लांट बायोलॉजी में C फॉर पाथवे के लिए स्टेटमेंट दे रखे थे। फिर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था A और R, आई थिंक असर्शन और रीजनिंग वाली कहानी थी। ग्लाइकोलिटिक पाथवे इज द ओनली पाथवे दैट इज यूटिलाइज्ड टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज, ये फॉल्स है क्योंकि पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी होती है जहां पर ये काम होता है और वहाँ NADPG बनते हैं। फिर इन्होंने एक क्वेश्चन ये बताया है कि द स्टेप्स दैट एनहांसेस द ऑक्सीजन रिलीज इन प्लांट्स। तो मैं याद है हम लोगों ने अभी कुछ वीडियो पहले साइक्लिक नॉन साइक्लिक की बात की थी, तो शायद ये क्वेश्चन इस तरह का था। तो अगर मुझे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता हुआ स्टेप देखना है तो इनमें से केवल ये वाला स्टेप है जहां ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इनके डायग्राम्स देखने के लिए आपको उस वीडियो पर जाना पड़ेगा। आई थिंक पार्ट 3 या पार्ट 4 था वो। और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन या बाकी चीज़ें जो होती हैं इनमें ऑक्सीजन या तो बनती नहीं है या कंज्यूम होती है। माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा ऑक्सीजन कंज्यूम करता है, क्लोरोप्लास्ट ऑक्सीजन देता है पानी को तोड़ करके, लेकिन जब वो नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन दिखा रहा हो। अब इसके बाद उन्होंने इम्यूनोलॉजी क्वेश्चन भी कुछ बताए हैं, साइंटिस्ट हैं, नाम नहीं है तो बोल नहीं पाएंगे हम लोग। मैक्रोफेज, फैगोसाइटोसिस, शायद ये फंक्शन की बात करें कि वो फंक्शन क्या करते हैं।
तो मैक्रोफेजेस फैगोसाइटोसिस करते हैं, हेल्पर टी सेल रिलीज ऑफ साइटोकाइन करते हैं, एग्री। बी सेल से प्लाज्मा बी सेल बनती है जो एंटीबॉडी बनाती है, और टी सी सेल जो होती है वो असल में दूसरी सेल को खा जाती है, मार देती है। तो यहाँ फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो पॉसिबली शायद टी सी वाला होगा आंसर। लेकिन याद रखिएगा मैक्रोफेज फैगोसाइटोसिस करती हैं, टी हेल्पर सेल्स साइटोकाइन रिलीज करती हैं, टी सी सेल का नाम जो सी है ना वो साइटोटॉक्सिसिटी की वजह से है। जिस सेल को वो पहचान के बाइंड कर जाएगी भाई उस सेल का तो भगवान ही मालिक है, उसका बैंड बच जाएगा बुरी तरीके से। वैसे ही बी सेल जब एक्टिवेट हो जाती हैं तो प्लाज्मा सेल बन जाती हैं और ये एंटीबॉडी बनाती हैं। फिर ये एंटीबॉडी जो क्रॉस कर सकता है प्लासेंटा एक्टिवेट करेगा, कॉम्प्लीमेंट न्यूट्रलाइज करेगा टॉक्सिन। तो ये बात कर रहे थे जी की, आईजीजी, ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं पहले। प्लासेंटा को क्रॉस करने वाला एंटीबॉडी हमने देख लिया था, और ये वैक्सीन वाला है। अगेन मैं वैक्सीन का क्वेश्चन देख रहा हूँ यार, सभी लोगों के जो व्यूज हैं वो अलग अलग आ रहे हैं, मतलब कोई कुछ बोल रहा है कोई कुछ बोल रहा है। देन इसके साथ ही इन्होंने कुछ जेनेटिक्स की बातें भी दे रखी हैं। जेनेटिक्स में इन्होंने एक पुनेट स्क्वायर की बात कर रखी है, कुछ डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की बात कर रखी है, 50% पेरेंटल 50% रिकॉम्बिनेंट्स। हाँ, इन्होंने क्लोजली लिंक्ड जीन्स की बात कर रखी है। देखिए याद रखिएगा जब भी कभी हम लोग लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर की बात करेंगे, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर, तो मोर देन 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कभी नहीं मिलेगी। अगर कभी कोई आपसे बोलता है कि 50% रिकॉम्बिनेंट मिल रहे हैं, 50% पेरेंटल मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि क्रोमोसोम के दो अलग अलग बिल्कुल किनारों पर जीन अवेलेबल है, ये क्लोज एसोसिएटेड नहीं है। इसके अलावा इन्होंने सेल सिग्नलिंग पर, सेल साइकिल, सेल डिवीजन पे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, लेकिन क्वेश्चंस डिफाइन नहीं है तो इनको बोलना मुश्किल पड़ेगा। अब यहाँ इनके डिस्कशन से ही ये वाला थोड़ा क्वेश्चन क्लियर हो रहा है टेक्निक वाला, कि इनसोल्यूबल प्रोटीन और सोल्यूबल प्रोटीन को मुझे फ्रैक्शनेट करना है। तो भाई सीधी सी बात है, मैं डेंसिटी डिपेंडेंट साइंटिफिकेशन पर चला जाऊंगा, वहाँ से मेरा काम चल सकता है आराम से। कारण ये है कि प्रोटीन बहुत छोटे होते हैं, नॉर्मल डिफरेंशियल साइंटिफिकेशन से काम नहीं आने वाले। क्रोमेटोग्राफी और एनएमआर तो देखिए स्ट्रक्चरल स्टडी करने के लिए होता है, और क्रोमेटोग्राफी हम लोग अलग अलग प्रोटीन्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूबिलिटी बट पोलरिटी, चार्ज वगैरह के बेस पर। एक डाई डी ऑक्सीक्लोराइड मेथड की बात कर रहे हैं, ये सेंगर सीक्वेंसिंग के मेथड की बात होगी, डीएनए सीक्वेंसिंग की। तो इसमें होता क्या है कि जो डाई डी ऑक्सीक्लोराइड है इसके ऊपर फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल लगा होता है, ये तो ट्रू है, और इसी फ्लोरोसेंट मॉलिक्यूल की वजह से हम लोग सीक्वेंस को अंडरस्टैंड कर पाते हैं, ये भी ट्रू है। तो ये असर्शन एंड रीजनिंग दोनों ठीक हैं, और ये कारण भी है उसका सही मायने में। फिर ये वाला क्वेश्चन आया जो मैं पहले बात कर रहा था, जो उन्होंने सबसे पहला क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्लोनिंग वेक्टर, इनमें से कौन सा क्लोनिंग वेक्टर में नहीं चाहिए? हा हा हा, तुम दे पाओगे इसका आंसर? प्रमोटर नहीं चाहिए मुझे। पूछो क्यों? भाई प्रमोटर इसलिए नहीं चाहिए कि प्रमोटर होता है एक्सप्रेशन वेक्टर में। क्लोनिंग वेक्टर का मतलब होता है कि बैक्टीरिया में आपने एक वेक्टर डाला विद योर डीएनए के मॉलिक्यूल, और आप इस वेक्टर को रेप्लिकेट करवाओगे अपने डीएनए के मॉलिक्यूल को कॉपी बढ़ाने के लिए। तो उसमें आपको ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहिए, मल्टीपल क्लोनिंग साइट जहां आप अपना डीएनए ऐड करोगे, सेलेक्टेबल मार्कर, ये चेक करने के लिए कि आपका वेक्टर वहां अवेलेबल है या नहीं। और प्रमोटर यहाँ नहीं चाहिए। प्रमोटर मुझे वहां चाहिए होता है जहां पर मुझे जीन को एक्सप्रेस कराना हो, प्रोटीन बनवाना हो उससे। फिर एक क्वेश्चन और भी था इनका, ये पक 18 के ऊपर, लेगजेड जीन एंड हाउ ब्लू एंड व्हाइट स्क्रीनिंग। अब होता क्या है कि भाई ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर में जहां पर लेगजेड जीन लगा रखी है, इसी जीन के अंदर क्लोनिंग साइट है। अब आप इमेजिन करके देखो ना कि हमारे पास सपोज दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर जिसमें लेगजेड जीन के बीच में हमारे मतलब कि डीएनए की सीक्वेंस हमने एंटर करा दी है, और लेगजेड जीन जो है वो दो टुकड़ों में टूट गई है, और दूसरा वेक्टर वो है जिसमें लेगजेड एज सच अवेलेबल है। यार लेगजेड है क्या? लेगजेड जीन, लैक ऑप्रोन, कभी आपको याद हो तो लैक ऑप्रोन, वहां पर एक जीन थी लेगजेड, और ये जेड नाम की जीन बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है। हालांकि वो लैक्टोज की डाइजेशन वाली कहानी थी, लेकिन ये जो एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये एंजाइम एक काम और भी करता है, ये अल्टीमेटली एक्स गैल नाम के सबस्ट्रेट को यूटिलाइज करके ब्लू कलर देता है। शर्त यह है कि ये एक्स गैल को ब्लू कलर में तब कन्वर्ट करेगा जब ये जीन एज सच अवेलेबल है, साबुत, बीच में से टूटी हुई नहीं। तो अगर आपका क्लोन्ड डीएनए का मॉलिक्यूल आपके वेक्टर में चला गया है तो जीन इज डिसरप्टेड, और जिन सेल्स के अंदर ये वाला वेक्टर होगा वो वाइट कॉलोनी प्रोड्यूस करेंगे। और अगर आपकी जीन वेक्टर के अंदर एंटर नहीं करी है तो आपकी लेगजेड जो जीन है वो एज सच है, साबुत, और तब ये वाले वेक्टर्स कंटेनिंग सेल्स ब्लू कलर की सेल्स बनाएंगी।
ओके, तो ये ब्लू वाइट स्क्रीनिंग का मेथड है, कभी समझना है इससे, हम लोग के पास काफ़ी सारे वीडियोस हैं समझाने के लिए। IPTG का जो जिक्र किया गया है ये एक इंड्यूसर है, लैक ऑपरॉन को इंड्यूस करने वाला आर्टिफिशियल इंड्यूसर। और यहाँ पे उन्होंने एक क्वेश्चन और भी पूछ रखा है, ये लेंथ ऑफ लैम्डा बैक्टीरियोफेज जो हम बात कर चुके थे 49 kb के आसपास का होता है, लेकिन अगर मैं क्लोनिंग वेक्टर के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मेरी लेंथ जो होगी 42-43 के आसपास होगी। अननेसेसरी DNA को हम काट के निकाल देते हैं और उसकी जगह अपना DNA जोड़ लेते हैं। इसके बाद है नंबर ऑफ साइट रिकॉग्नाइज्ड बाय द रस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो यार ये जब भी कभी कोई आ जाए मतलब ये क्वेश्चन, तो उसका सीधा सा फार्मूला होता है 1/4 की पावर n, n जितने भी न्यूक्लियोटाइड अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इको R1 की बात करूँ, इको R1 की जो रेस्ट्रिक्शन साइट है ये 6 न्यूक्लियोटाइड लंबी है, G A A T T C। तो इस रेस्ट्रिक्शन साइट में 6 न्यूक्लियोटाइड हैं। अब जो फार्मूला था मेरा 1/4 n की जगह पे मैं 6 लगा देता हूँ, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन रेस्ट्रिक्शन साइट। याद रखिएगा ये यूनिक साइट चाहिए मुझे। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो मुझे आंसर आएगा लगभग 4000 समथिंग के आसपास, तो ये इसे मैं 4K बोल देता हूँ फिलहाल। ये वो फ्रैगमेंट का साइज है, या फिर ये बोल दीजिए कि ये फ्रीक्वेंसी है कि ये कितनी बार मिलेगी। मतलब इसको हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट ऐसे करेंगे कि हर 4000 बेस पेयर के बाद इस साइट के मिलने के चांस अवेलेबल हैं। तो अगर आपके पास सपोज को इन्होंने DNA की सीक्वेंस दे रखी है कि इतनी लंबी DNA की सीक्वेंस है, या फिर आप इसे डिवाइड करके आप बड़े आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो साइट्स होती हैं क्लास 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, तो वो आंसर होता है आमतौर पर 6। याद रखिएगा कि रेस्ट्रिक्शन साइट्स आमतौर पे इवन नंबर की होती हैं, या तो 4 की या 6 की या 8 की, इससे बड़ी भी हो सकती हैं। लेकिन जनरली जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोग इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजी में, ये आमतौर पे 6 बेस पेयर लंबे रेस्ट्रिक्शन साइट के होंगे। तो तुमसे बेहतर तो कोई जानता नहीं है कि एग्जैक्टली एग्जाम में क्या पूछा गया था। तो अगर ये रेस्ट्रिक्शन साइट के ऊपर था तो आपका आंसर था कि भाई नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स आमतौर पर 6 होती हैं, 6 नहीं तो 8 होगा। ओके, 4 आंसर मैं नहीं मानना चाहूँगा, क्योंकि 4 का मतलब है बहुत फ्रीक्वेंटली कट करेगा वो, बहुत फ्रीक्वेंटली। आप बहुत छोटे छोटे पीस करना नहीं चाहते, आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करके DNA क्यों काटते हो, ताकि आप किसी जीन को आइसोलेट कर सको। और जीन छोटी नहीं होती, जीन बड़ी होती हैं। तो फिर मुझे बड़ा मतलब ऐसा मुझे एंजाइम चाहिए जिसकी प्रोबेबिलिटी कि वो जल्दी मतलब वो कहाँ काटेगा नेक्स्ट बार, वो थोड़ा दूर काटे। तो जब हम लोग अगर सपोज 8 बेस पेयर वाले की बात करूँ तो 1/4 की पावर 8, तो इस केस में जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये लगभग 16K के आसपास का नंबर आएगा, 1/16K, यानी कि हर 16,000 में एक बार इस एंजाइम की कटिंग साइट अवेलेबल है। तो हम किस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे, इट ऑल डिपेंड ऑन कि आप क्या ढूंढ रहे हो। एनीवे, तो आज का जो ये पर्टिकुलर सेशन था ये बहुत लाउजी था, आई कैन सी दैट, ये वेल अरेंज नहीं है। लेकिन जो मेरा मेन पर्पस था आज के सेशन का वो ये था कि मैं इस जो हम ये सीरीज़ लेके चल रहे हैं, इस सीरीज़ को मैं ओपन सीजन क्रिएट कर दूं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो लाइफ साइंस और अलाइड कोर्सेज के लिए ट्राई कर रहे हैं, फिर चाहे वो अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी हो, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, एनवायरमेंटल साइंस, लाइफ साइंसेस, प्लांट बायोटेक और जूलॉजी। अगर आपके एग्जाम आने वाले हैं और यू नीड सम हेल्प, तो फील फ्री हम लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए। आपको पता है कि हम लोगों को पहुंचने के लिए आपको नंबर व्हाट्सएप ओनली व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। और अगर आपका भी एग्जाम अभी आने वाला है, अभी तक एग्जाम हुआ नहीं है, और यू नीड सम हेल्प, तो आप मुझे बेफिक्र होकर के व्हाट्सएप कर सकते हैं 9013902981। चलिए फिर पढ़ते रहिए और इस ओपन सीजन का मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। बाय बाय।